एक गांव में रमेश नाम का टीचर रहता था। जिस पाठशाला में रमेश बच्चों को पढ़ाता था, उसी पाठशाला में एक बरगद के पेड़ पर शैतान का साया था। वो शैतान मौके की तलाश में था कि किसी तरह किसी आदमी के अंदर घुस जाए। एक दिन रमेश बच्चों को पढ़ा रहा होता है। अरे मास्टर जी, देखना राजू डरावनी कहानियाँ सुना रहा है। मुझे डर लगता है भूतों से। अरे नहीं पर ये फाला झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे सच्ची बातें बता रहा था। अरे राजू, ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सर, ये सा को फा बोलता है, तोतला कहीं का। चुप करो राजा, गंदी बात है किसी का मजाक उड़ाना। और तुम क्या राजू भूतों से डरते हो? अरे इस दुनिया में भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती, डरो मत। वो शैतान उसकी सब बातें सुन रहा होता है। उधर रमेश को उसी दिन पाठशाला में कुछ काम करने की वजह से देरी हो जाती है। आज तो काफी देर हो गई पाठशाला में। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाऊं, नहीं तो घर के लिए लेट हो जाऊंगा। तभी वही बरगद के पेड़ वाला शैतान उसके सामने आ जाता है। कहाँ भागे जा रहे हो मास्टर जी? सुना है आपको लगता है कि इस दुनिया में भूत प्रेत नहीं होते। अरे कौन कौन हो तुम और मेरे सामने क्यों आ गए? तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कोई हानि पहुंचाने नहीं आया हूँ, बल्कि अब तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर ही रहूंगा। मुझे तुम्हारे जैसे ही आदमी की तलाश थी, अब तो मेरी बल्ले बल्ले। ऐसा कह के वो शैतान रमेश के अंदर प्रवेश कर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। रमेश फिर अपने घर चला जाता है। उधर उसकी बीवी मीरा, जो कि स्वभाव से काफी लड़ाकी होती है, उसका घर पर इंतजार कर रही होती है। आ गए मास्टर जी, ज्ञान पेल के दुनिया को। जब देखो स्कूल स्कूल, अरे कुछ टाइम हमें भी दे दिया करो। वैसे भी तुम कोई झंडे तो गार्ड नहीं रहे लाल किले पे। हाँ? इतना सुनते ही रमेश को गुस्सा आ जाता है। अरे चांडाल तो मैं हूँ, लेकिन हरकतें तेरी हैं चांडालों जैसी। कान चला डाले बोल बोल कर, तुझे तो घर के बाहर ही फेंकना पड़ेगा। ऐसा कहकर रमेश मीरा को उठा के घर के बाहर फेंक देता है और घर को अंदर से बंद कर लेता है। आई, अरे मर गई रे मर गई, मार डाला इस मास्टर की औलाद ने। कमबख्त, इस मास्टर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये तो चूहा था चूहा, न जाने शेर कैसे बन गया। ओह हाय मेरी कमर, मैंने कमर का तो कमरा ही बना दिया। अपने भाइयों के पास जाती हूँ, वही इसको बताएगा। ऐसा कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह रमेश तैयार होके स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में उसे स्कूल का ही दूसरा मास्टर मिल जाता है। अरे रमेश, क्या बात है? बड़े ही स्मार्ट लग रहे हो। क्या हुआ? भाभी कुछ ज्यादा ही प्यार करती है लगता है। क्यों, बहुत हंसी आ रही है तुझे? चल जरा साइड में, खोपड़ी खराब कर रखी है सुबह से। ऐसा कहकर रमेश दूसरे टीचर को झाड़ी के पीछे ले जाता है और मार देता है। उसके बाद रमेश स्कूल चला जाता है। स्कूल पहुंचकर वो अपनी क्लास में जाता है। अरे पर बड़े स्मार्ट लग रहे हो, कसम से सारी लड़कियां आपकी फैन हो जाएंगी। अबे चुप कर, लड़कियां ही क्यों सर, आपके ऊपर तो सारी टीचर भी फैन हो जाएंगी। ऐसा कह के सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सबको डांट देता है। थोड़ी देर के बाद उसको एक बच्चा अकेला मिलता है। बहुत हंस रहा था ना क्लास में, अब बेटा अकेले मिला है तू। अब तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर रमेश उस बच्चे को भी मार डालता है। ऐसे ही वो क्लास के बच्चों को आए दिन मारने लगता है। कुछ समय बाद स्कूल में बच्चों की रहस्यमयी मौत से गांव वाले भी काफी डर जाते हैं। एक दिन सारे गांव वाले मिलके मीटिंग करते हैं। मीटिंग में राजू के पापा कल्लू बोलते हैं। अरे भाई, ई क्या हो रहा है गांव में? पता नहीं काहे को सारे बच्चे मारे जात हैं। पता नहीं, सब के सब मरा जात है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है।
ऐसा कहकर सारे रमेश के घर पहुंचते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो? क्या हुआ? अरे मास्टर जी, क्या बताएं कि क्या हुआ? आपको तो सब पता ही होगा, इतने बच्चा सब मर गया है गांव में। आपको कुछ मालूम है कि क्या हो रहा है? अबे क्या मुझे ज्योतिष समझाए? मुझे क्या पता कि क्या हुआ। चलो अब तुम सब लोग भागो यहाँ से। हाँ जाते हैं मुंह उठा के। ऐसा कहकर रमेश सारे गांव वालों को भगा देता है, लेकिन सोचता है लगता है इन गांव वालों को मुझ पर शक हो रहा है। मुझे अब ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो गांव वालों को मेरे बारे में पता चल जाएगा और ये शरीर मुझे छोड़ना पड़ेगा। अरे हमका लगत है ई फफूरा ही कौनो गड़बड़ किया है, तभी इतना गुस्सा कर रहा था। हमारी मानो तो भाइयों, इस पर नजर रखी जाए। अब कल्लू भाई, कौनो चारा तो है नहीं, अब जो आप ही बोले। वो ऐसी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रमेश की बीवी मीरा भी अपने भाई के साथ वहां आ जाती है और गांव वाले सारी बात उसको बताते हैं। उनकी बातें सुनकर मीरा बोलती है, लगता तो कुछ गड़बड़ है कल्लू भैया, क्योंकि उस दिन चूहा एकदम से शेर बन गया था। तभी मीरा का भाई बोलता है, अरे क्या दीदी, क्यों फालतू बोल रही हो? जीजा को वैसे ही गुस्सा आ गया होगा। अरे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। चलो अब चलो यहाँ से। अरे तेरा तो दिमाग खराब है। मम्मी के यहाँ तो बोल रहा था कि जीजा की टांगे तोड़ दूंगा, और यहाँ आते ही गुब्बारा फुस हो गया। मुझे पता है तेरे जीजे ने मेरे साथ क्या किया था। मुझे तो घर जाने में भी डर लग रहा है अकेले। ऐसा कहकर मीरा वहाँ से घर की ओर चल पड़ती है, लेकिन घर का दरवाजा बंद होता है। मीरा और उसका भाई घर के अंदर झांकते हैं। अरे दीदी, अंदर दो जीजा हैं। अरे नास मिटे, तुझे पता है क्या बक रहा है? दो जीजा क्या होता है? चल देखने दे मुझे अंदर क्या चल रहा है। अंदर झांकते ही उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर शैतान और रमेश बातें कर रहे होते हैं। अब तो मुझे छोड़ दो। तुमने मेरे नाम से कितने लोगों को मार दिया है, वो लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं एक टीचर हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? कितने दिनों बाद तो कोई ऐसा शरीर मिला है मुझे। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। वैसे भी तुझे क्या दिक्कत है? तू तो कुछ कर ही नहीं रहा। उधर बाहर खड़ा रमेश का साला उसे बाहर से देखता है। चुप कर, तेरा जीजा तो एक ही है कमबख्त, लेकिन उनमें कोई शैतान का साया आ गया है। लगता है इनको ठीक करवाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? अरे दीदी, ये भी कोई बात सोचने की है। मेरे पास इसका इलाज है। ऐसा कहकर रमेश का साला अंदर जाके रमेश को डंडे से पीटने लगता है। अरे मर गया। अरे अरे साले साहब, ये क्या कर रहे हो? मारेगा क्या मुझे? मर गया। रे बचाओ बचाओ। इतने में मीरा वहाँ आ जाती है। अरे क्यों मारे जा रहा है इनको? अरे कोई भूत नहीं है इनमें? मार मार के बंदर की तरह लाल कर दिया मेरे पति को। चल भाग यहाँ से, हट। अरे दीदी, मैं कोई जीजा को शौक से थोड़ी बंदर बना रहा था, मैं तो भूत भगा रहा था जीजा का। तभी रमेश के अंदर शैतान फिर से आ जाता है। तुम दोनों मूर्ख, क्या समझते हो मुझे इसके शरीर से निकाल पाओगे? मैं अब इसके शरीर से इसकी मौत के बाद ही निकलूंगा। तभी वहाँ कल्लू आ जाता है। हमें पता था ई फफूरा कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए हम इसका इलाज लेके आए हैं। अबे तोतले, लगता है तेरी गर्दन ही पहले तोड़नी पड़ेगी ताकि तू ये बेसुरी बांसुरी न बजा पाए। तभी कल्लू एक हनुमान जी का लॉकेट निकालता है और रमेश के गले में डाल देता है। रमेश दर्द से तड़पने लगता है। ये क्या डाल दिया मेरे ऊपर? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे जलन सी क्यों हो रही है? अबे फफूरे, हनुमान जी के होते तेरे जैसे 20 भी आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझा क्या? उधर थोड़ी ही देर में शैतान पूरा ही जल जाता है और रमेश भी ठीक हो जाता है।
कविता अपने माँ बाप के साथ गांव में रहती थी। उसने अपनी पूरी पढ़ाई गांव में ही की थी और वो पढ़ने में बहुत होशियार भी थी। कविता अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करना चाहती थी, पर उसके लिए उसे शहर जाना था। कविता एक दिन अपने बाबूजी से बोलती है, बाबूजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। हाँ बेटी, हमें तो यकीन ही नहीं होता कि तू इतना पढ़ लिख गई है, वरना गांव में कहाँ कोई पढ़ता लिखता है। हाँ, अब तो हमारी बेटी को बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। माँ, अभी मैं बस 20 साल की हूँ, आप मेरी अभी से शादी की बात मत करो। अरे बेटी, पर शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। वैसे भी हम नहीं चाहते जो गरीबी हम देख रहे हैं वो तू भी देखे। दूसरे के घर जाएगी तो आराम से जिंदगी काटेगी। और आपका क्या मतलब? आपने अपना पेट काट काट कर जो मुझे पढ़ाया है उसका क्या? आप वही के वही गरीब और वही जिंदगी काटते रहोगे। मैं शहर जाना चाहती हूँ नौकरी करने, वहाँ जाकर मैं अच्छी नौकरी करूंगी और आपको यहाँ पैसे भेजती रहूंगी। जब ठीक लगेगा तो आपको भी वहीं बुला लूंगी। ये बात सुनकर कविता के माँ बाप एकदम परेशान हो जाते हैं और वो कविता को शहर भेजने को बिल्कुल भी राजी नहीं होते। बड़ी मुश्किल से कविता अपने माँ बाप को शहर जाने के लिए राजी करती है। आखिरकार कविता के माँ बाप मान जाते हैं। फिर कविता खुशी खुशी शहर चली जाती है। वहाँ जाकर वो सबसे पहले अपने लिए एक कमरा ढूंढती है। उसके बाद वो नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और उसे एक जगह दीवार पर एक पर्चा चिपका मिलता है। अरे, इस कंपनी में तो वैकेंसी है। कविता दिए गए नंबर पर कॉल करती है। हेलो जी, मैं कविता बोल रही हूँ। वो मैंने अभी एक पर्चे पर देखा है, आपके ऑफिस में वैकेंसी खाली है। जी हाँ, आप आज रात को 10 बजे के बाद आ जाना। 10 बजे? अरे, इतनी रात को इंटरव्यू? इंटरव्यू का यही टाइम है मैम। ठीक है, फिर मैं आती हूँ 10 बजे। कविता को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर 10 बजे कौन बुलाता है, पर उसे जाना तो था ही, इसलिए वो अपनी फाइल उठाकर ठीक 10 बजे उसी पते पर पहुंच जाती है। कविता देखती है कि बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, सब जगह अंधेरा है, पर फिर भी वो लिफ्ट में जाती है। लिफ्ट 10वीं मंजिल पर आकर एकदम से रुक जाती है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और कविता लिफ्ट के बाहर आती है। सामने ही ऑफिस का गेट होता है। अंदर एक हल्की सी रोशनी होती है। कविता थोड़ी घबराई हुई होती है क्योंकि ये एक तो उसका पहला इंटरव्यू होता है और ऊपर से इतनी रात को। हिम्मत करके कविता ऑफिस का गेट खोलती है और अंदर आती है। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। मैं सही जगह पर तो आई हूँ ना? जी मैम, आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। कविता अपने साइड में देखती है तो एक रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है। रिसेप्शनिस्ट को देखकर कविता के चेहरे पर काफी देर बाद मुस्कुराहट आती है। जी मैम, बोलिए। जी, मेरा नाम कविता है और मेरी आपसे बात हुई थी नौकरी के लिए। ओह यस, आप अंदर चले जाइए, वो केबिन यहाँ के बॉस का है, आप उनसे जाकर मिल लीजिए। जी ठीक है, थैंक यू। कविता अपनी फाइल लेकर अंदर बॉस के केबिन में पहुंच जाती है। अंदर बॉस की कुर्सी दूसरी तरफ घूमी हुई थी और कविता को अपने बॉस का चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख पा रहा होता है। सर, वो मैं इंटरव्यू के लिए आई थी, ये मेरी फाइल है, इसमें मेरे सारे पेपर्स वगैरह हैं, आप एक बार देख लीजिए। बीए किया हुआ है लीलाबाई कॉलेज से, कंप्यूटर कोर्स भी कर रखा है और टाइपिंग भी आती है, इंग्लिश कोर्स भी किया हुआ है, पर अभी फ्रेशर हो। कविता ये सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसके बॉस ने अभी तक उसकी फाइल को हाथ भी नहीं लगाया होता है। बिना देखे इनको सब कैसे पता है? ये सोचने की तुमको कोई जरूरत नहीं है कि ये सब मुझे कैसे पता है। मैंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया है, तनख्वाह महीने के 20,000 होगी और तुम्हारी जॉब 10 से 4 की होगी। कविता तो खुशी से फूली नहीं समाती। 20,000 तनख्वाह और बस 6 घंटे की जॉब। थैंक यू सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। मैं कल सुबह ठीक 10 बजे ऑफिस आ जाऊंगी। सुबह नहीं कविता, रात को। ये मैंने तुम्हें रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे का टाइम बताया है। कविता रात का नाम सुनकर एकदम परेशान हो जाती है। आखिर वो ऑफिस में काम करने वाली अकेली लड़की होती है और उसे पता होता है कि उसके माँ बाप इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे कि उनकी बेटी रात को ऑफिस में काम करे। कविता काफी देर तक सोचती रहती है। इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दूंगी तो पता नहीं दूसरी नौकरी कब, कहाँ और कैसे मिलेगी। इतनी तनख्वाह भी कोई नहीं देगा, पर माँ बाबूजी को कैसे मनाऊंगी, वो तो कभी हामी नहीं भरेंगे। बस एक ही तरीका है कि माँ बाबूजी को बताऊं ही ना
कि मैं रात में ऑफिस में काम करती हूँ। जी मैं आ जाऊंगी, मैं कल ठीक 10 बजे पहुँच। कविता वहां से खड़ी होकर बाहर चली जाती है और उसके बाद बॉस अपनी कुर्सी घुमाता है। मेरे ऑफिस में तुम्हारा स्वागत है कविता। कविता इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि उसका बॉस एक भूत है। वो तो बस अपनी नौकरी को लेकर बहुत खुश होती है। उसके बाहर जाने के बाद ही वो रिसेप्शनिस्ट भी एक चुड़ैल में बदल जाती है। इधर कविता भी अपने कमरे पर पहुंच जाती है। रात को आराम की नींद लेकर जब कविता सुबह उठती है तो सबसे पहले अपनी माँ को चिट्ठी लिखती है कि वो ठीक से शहर पहुंच गई है और उसे कमरा और नौकरी दोनों मिल गए हैं। कविता पूरे दिन खाली होती है, इसीलिए वो अपने कमरे की बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। साथ वाली बालकनी में एक लड़की खड़ी होती है जिससे कविता की अच्छी बातचीत हो जाती है। मेरा नाम छाया है और तुम्हारा? मेरा नाम कविता है और मैं कल ही गांव से यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी नौकरी लग गई? हाँ, लग तो गई है। अब वो लक्ष्मी एंटरप्राइजेज में नाइट शिफ्ट है, इसलिए इस वक्त यहाँ खड़ी हूँ। छाया से बातें करके कविता को काफी हिम्मत मिलती है। वो दिन भर आराम करके रात को ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में जाने के बाद वो अपने बॉस के केबिन में जाती है। उस दिन भी उसका बॉस कुर्सी का मुंह घुमाकर बैठा होता है। कविता बाहर आ जाती है और मानसी से अपना काम पूछने लगती है। वो रही तुम्हारी टेबल, वहाँ पर कुछ फाइल रखी हैं, वो सारी एंट्री तुमको कंप्यूटर पर करनी है। कविता अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और काम करने लगती है। उसके बाद जब वो टाइम देखती है तो 12:10 हो रहे थे। अरे ये क्या हो रहा है? मैं इतने घंटों से काम कर रही हूँ और बस 10 मिनट ही हुए हैं। कहीं ये घड़ी खराब तो नहीं? उसके बाद वो फिर से काम पर लग जाती है। घंटों तक काम करने के बाद जब कविता बहुत बुरी तरह से थक जाती है तो वो फिर से टाइम देखती है, पर घड़ी में 12:30 ही बज रहे होते हैं। कविता गुस्से में आ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये टाइम आखिर बढ़ क्यों नहीं रहा? कविता जल्दी से उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है। इतनी देर हो गई है पर इस घड़ी की सुई चली नहीं रही है। तुम चुपचाप बस काम करती रहो। अरे पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं 10-15 घंटे से काम ही करी चली जा रही हूँ। रिसेप्शनिस्ट अपना सर ऊपर करती है। फिर कविता की हालत उसकी शक्ल देखकर बहुत बुरी हो जाती है। उसके चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं। चुपचाप जाकर अपना काम करो वरना बॉस तुमको नौकरी से निकाल देंगे। मुझे नहीं करनी यहाँ पर नौकरी, मैं जा रही हूँ अपने घर। नहीं जा सकती, अपना काम खत्म किए बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। कविता वहां से भागती है और ऑफिस का गेट खोलती है, पर वो तो खुलता ही नहीं है। उसके बाद वो हड़बड़ाती हुई अपने बॉस के केबिन में जाती है। सर वो बाहर रिसेप्शनिस्ट है ना, वो एक चुड़ैल है। इतना सुनकर वो बॉस अपनी कुर्सी से घूमता है और अब बॉस की शक्ल देखकर कविता की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। कविता रोने लगती है, पर उसके भूतिया बॉस पर उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा होता। कविता के पास वहां से निकलने का बस एक ही तरीका होता है। कविता अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। डर के मारे उसकी हालत बहुत खराब हो रही होती है, पर वो फिर भी एक एक फाइल उठाकर काम करती जाती है। उसे काम करते करते घंटों हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं? ये सब इनकी चाल है, ये फाइल्स कभी खत्म नहीं होगी। वो अंदर ही अंदर भगवान को याद कर रही होती है और उसे वहां से बचने का कोई रास्ता ही नहीं समझ आ रहा होता। कविता की हालत काम करते करते बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। भूख के मारे उसका शरीर कमजोर होने लगता है और सो ना पाने की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं। कविता का शरीर इस कदर जवाब दे चुका होता है कि वो एकदम से गिर जाती है। उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को अपने कमरे में पाती है और उसके सामने उसकी पड़ोसन छाया होती है। मैं ही तुमको वहां से बचा कर लाई हूँ। ऐसे ही मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी और बातों ही बातों में मैंने उसको तुम्हारे और तुम्हारी कंपनी के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि वो एक भूतिया कंपनी है। 2 साल पहले की बात है। वहाँ के बॉस का अपनी रिसेप्शनिस्ट के साथ अफेयर था। वहाँ पर काम करने वाली एक लड़की ने इसकी खबर उस बॉस की बीवी को दे दी। फिर एक रात को वो अचानक ऑफिस ही पहुंच गई। जब उसने उन दोनों को साथ देखा तो उसने अगले दिन खाने के डब्बे में जहर मिलाकर अपने पति को दे दिया।
जब वो खाना ऑफिस में उस बॉस और रिसेप्शनिस्ट ने खाया तो दोनों ही मर गए। वो अपनी दोस्त का शुक्रिया अदा करती है और फिर छाया उसे अपने ही ऑफिस में जॉब दिलवा देती है और दोनों अच्छे से वहीं काम करते हैं।